नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की नजर झारखंड घटनाक्रम पर है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से फीडबैक लिया है। उन्होंने वर्तमान हालात को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों को रांची तलब किया जा सकता है। उनसे ताजा घटनाक्रम को लेकर बातचीत होगी। मंगलवार की दोपहर आलमगीर आलम के रांची पहुंचने के बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज होने की संभावना जताई जा रही है। तो झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में अब कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की नजर झारखंड पर है और नजर रखी जा रही है। आरपीएन सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं झारखंड के, उन्होंने इस पर फीडबैक लिया है और प्रदेश अध्यक्ष जो है रामेश्वर उरांव और विधायक दल के जो नेता है आलमगीर आलम, उन्हें निर्देश दिए गए हैं तमाम हालात को देखते हुए रांची बुलाए जा सकते हैं कांग्रेस विधायक, उनको समझाया जा सकता है। और अविनाश कुमार हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्रीय कांग्रेस के नेता जो हैं वो अब नजर रखेंगे और जो हालात हैं उसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। रांची बुलाने की बात कही जा रही है तमाम विधायकों को। स्पष्ट तौर पर अगर आप देखें जिस तरह से झारखंड के अंदर विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है और कांग्रेस विधायकों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो दिल्ली नेतृत्व है, दिल्ली के नेता हैं जिनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अगर हम प्रभारी की बात करें, आरपीएन सिंह ने यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव, जो सीएलपी लीडर हैं आलमगीर आलम, उनसे बात भी की है, बहुत सारे दिशा निर्देश भी दिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि कल विधायकों को रांची तलब किया जा सकता है। तो ये तलब करने के पीछे एक वजह यह भी है कि सबसे पहले जिनका नाम सामने आ रहा है उनसे उनकी राय लेना कि आखिर उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है, वो गए थे कि नहीं गए थे दिल्ली, उनकी क्या सहभागिता है, जिन लोगों ने उनका नाम लिया है उनके साथ उनके क्या संबंध हैं। इन सारे विषयों पर सबसे पहले जो प्रदेश जो नेतृत्व है, जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या सीएलपी लीडर की बात करें, वो विधायकों से राय लेंगे, फीडबैक लेंगे और इसके बाद इसे दिल्ली बताया जाएगा और दिल्ली उसी राह पर आगे बढ़ेगी। अविनाश, क्या निर्देश भी दिए जाएंगे? क्योंकि ऐसे मामले सामने आने के बाद निगाहें चौकन्नी रखनी पड़ती है, तमाम विधायकों पर नजर रखनी पड़ती है। कई बार तो हमने ये भी देखा कि तमाम विधायकों को अलग रखा भी जाता है। ये अगर हम झारखंड के इतिहास के लिहाज से देखें तो आप जो कह रहे हैं ये सही है। कई बार ये देखा गया है कि दूसरे स्टेट ले जाकर रखना, दूसरे रिजॉर्ट में ले जाकर रखना, ये सारी चीजें झारखंड के अंदर हुई हैं जब इस तरह के सत्ता परिवर्तन की राजनीति होती है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को अपने कुनबे को बचाना है और ये एक पहल जरूर कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जो प्रभारी हैं, जो जिम्मेदार पद पर हैं, उनके द्वारा ये आप कह सकते हैं कि पहलकदमी ली जाएगी। और इसी के तहत सबसे पहले विधायकों से ही फीडबैक लिया जाएगा कि ये जो वर्तमान घटनाक्रम है इसमें उनकी कितनी बड़ी भूमिका है और क्या वाकई में उनके द्वारा इस तरह से लोगों के साथ मिलना, उनको किसी तरह का ऑफर करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि विक्सल जो कोंगाड़ी है, नमन विक्सल कोंगाड़ी, वो सामने आकर कहते हैं कि उनको जनवरी माह में ही इस तरह का ऑफर मिला था। तो बहुत सारे नेताओं को इस तरह के ऑफर पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर मामला तूल पकड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी कुछ पहल हुई होगी, कांग्रेस के इन विधायकों की तरफ से भी कुछ पहल हुई होगी। जाहिर है ताली दोनों हाथ से बजती है। थोड़ा इंतजार करते हैं, तमाम बातें भी साफ हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में केंद्र के कांग्रेसी नेताओं ने अब इस पर नजर रखी है और झारखंड के जो प्रभारी आरपीएन सिंह है उन्होंने इस पर फीडबैक लिया है और तमाम कहा गया कांग्रेसी नेताओं को रांची बुलाने की बात भी कही गई और हो सकता है उन्हें विशेष दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। सरकार गिराने के आरोपी अमित सिंह के साथ फोटो वायरल होने पर कुलबेरा से कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने सफाई दी है। उन्होंने इस तस्वीर को पुरानी बताया। कुलबेरा विधायक ने कहा कि उन्हें सरकार गिराने के लिए मंत्री पद के साथ साथ मुंह महंगा ऑफर भी दिया गया था। जनवरी में ही उन्होंने इसकी सूचना मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को दे दी थी। एक बार तो मेरे पास लोग काम के बहाने आए, मिले और हेवी अमाउंट का प्रस्ताव लाए और मेरे सामने उसको रखा भी था। मैंने उन्हें डांट फटकार कर भगाया
उनका प्रस्ताव साफ था कि सरकार आप लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, आप लोग क्यों इस पार्टी में हैं? आप लोग अपना एक अलग पार्टी बनाइए, आप लोगों को मंत्री के पद से विभूषित किया जाएगा और आप लोगों को मनचाहा रकम देने की बात आई थी और मेरे सामने वो पैसा भी लाया गया था जिसे मैं डांट कर भगा दिया था और इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं अपने आला पदाधिकारियों को बता दिया था। और कोलेविरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के खुलासे पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि 50 करोड़ का लालच दिए जाने की जानकारी पुलिस को नहीं बताकर विधायक ने गलती की है। साथ ही उन्होंने पूछा कि जानकारी दिए जाने के बाद भी सीएम कांग्रेस अध्यक्ष ने मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया। वहीं मामले को सनसनीखेज बनाने की साजिश का भी आरोप लगाया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 12 स्पष्ट कहता है कि अगर आपको कोई ब्राइब का भी ऑफर मिला है और अगर आप उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप भी समान रूप से दोषी हैं। इनका यह कहना कि इन्होंने मुख्यमंत्री को बता दिया, आलमगीर आलम साहब को बता दिया, रामेश्वर उरांव को बता दिया, ये काफी नहीं है, बल्कि ये तो एक बड़ी जांच का विषय है कि जब इन लोगों को भी पता था तो इन लोगों ने मामला क्यों दर्ज नहीं कराया। जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि 50 करोड़ के ऑफर की बात या तो पूरे तरीके से झूठ है या विक्सल कोंगाड़ी जी और नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन हर हाल में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जब भी ऐसा ऑफर मिलता है तो उसे तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और ये रिपोर्ट नहीं करके 6 महीने के बाद ये बात को सामने ला रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास है। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश को रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने प्लांटेड स्टोरी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार हर मुद्दे पर विफल है, सीएम से सरकार नहीं संभल रही है और सीएम की कार्यप्रणाली से नाराज विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे कांग्रेस के भीतर की नौटंकी बताया है। इनके खेमे में असंतुष्ट का खेमा बड़ा हो रहा है, सरकार संभल नहीं रही है। तो ये पूरी तरह स्टोरी प्लांटेड है कि कैसे जो असंतुष्ट विधायक हैं, जो सरकार की कार्यप्रणाली से, मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली से नाराज हैं, उनको कैसे डराओ, कैसे धमकाओ। अब आप देखो, फल बेचने वाला, दिहाड़ी मजदूर, पकौड़ी बेचने वाला, अब बोले सरकार गिरा रहे और उसको देखा कि साहब एक रांची के एक बड़े होटल से गिरफ्तार किया है, जबकि असलियत है उनके घर से उठाया गया। बड़ा मामला आपने मनाया, लेकिन एक आपने किसको जांच अधिकारी बनाया। तो ये पूरी तरह शक के घेरे में नहीं है, पूरी तरह प्लांटेड है। अब प्लांट तो कर लिया, अब सरकार फंस गई, जगहसाई हो रही है। झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में झारखंड की जगहसाई हो रही है। इधर झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में जेएमएम ने कांग्रेस विधायकों पर लग रहे आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आरोप सरकार या किसी पार्टी की ओर से नहीं लगाया गया है। बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ही ज्यादा आश्चर्य जब इन तीनों विधायकों का नाम आया। और ये नाम कोई सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ले रही है। जो लोग पकड़े गए हैं इस साजिश में, इस कॉन्स्पिरेसी में, उन लोगों ने नाम लिया है। हमें अभी भी उम्मीद है कोई ताकत ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा हो सकता है, अथाह संपत्ति हो सकती है, घोटाले का पैसा है, वो उसका उपयोग करके विभिन्न राज्यों में कई जगह सरकार गिरा चुके हैं, यहाँ भी वो कवायद कर रहे थे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है तो पुलिस अनुसंधान का विषय है और मुझे खुशी होगी कि पुलिस अनुसंधान में या जो बातें सामने आएंगी आगे चलकर, अगर उसमें इन्हें क्लीन चिट दिया जाए, मुझे पूरा विश्वास है ये जो भी विधायक हैं जिन पर ये आरोप लगा है वो वैसे नहीं हो सकते। लेकिन ये हम तो हमारे आपके बोलने से तो कुछ होना नहीं है। होना है जो साक्ष्य मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, जो स्वीकारोक्ति बयान है, उन सभी के मद्देनजर पुलिस अनुसंधान करेगी। अनुसंधान में जो भी बातें होंगी, जो भी सही बातें होंगी, वो सबके सामने। और सरकार गिराने की साजिश में बरकट्टा से निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव का भी नाम सामने आ रहा है। निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि अगर इस तरह से उनका नाम बदनाम किया जाएगा तो वो रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा करेंगे। इसमें वो ये भी बताएंगे कि उन्हें किन किन लोगों ने ऑफर दिया है। इसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी के भी लोग शामिल हैं। अमित यादव ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार किए गए लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है।
उन्हें पहचानते तक नहीं। और इसी के साथ अमित यादव ने कहा कि एक ही फ्लाइट में सभी का होना महज एक संयोग है। और अब बात रिम्स में हुए हंगामे की। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी एक बार फिर देखने को मिली है। अस्पताल में रामगढ़ की मरीज अनीता देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन और डॉक्टरों के बीच जमकर कहासुनी हुई। इसके बाद डॉक्टर मरीज के परिजनों की ओर से माफी मांगे जाने के बाद ही डेड बॉडी देने पर अड़ गए। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जब मृतक के परिजन माफी मांगने गए तो पुलिस के सामने ही जूनियर डॉक्टरों ने जमकर मरीज के परिजन की धुनाई भी कर दी। जानकारी के मुताबिक पीजी के डॉक्टर हिमांशु शेखर की ओर से मरीज के परिजनों की जमकर पिटाई की गई और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर धनबाद में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के ट्रैंकिल नर्सिंग होम में वासेपुर की मरीज को भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इसी बीच देर शाम उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर जी चैटर्जी पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मरीज की मौत के बाद नाराज लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और साथ ही डॉक्टर की जगह कंपाउंडर से इलाज करवाने और इलाज के नाम पर मरीज पर टेस्टिंग किए जाने का भी आरोप लगाया। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। परिजनों की लिखित शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शिकायत यहाँ के संबंधित थाना प्रभारी को लिख के दिया, लापरवाही इलाज में लापरवाही कारण की मौत हुई। एकदम 100% इनकी इलाज में लापरवाही की है। डॉक्टर आके आला तक नहीं लगा है। हम लोग सोचे ये डॉक्टर कंपाउंडर डॉक्टर है वो लगा। बाकी आप स्टाफ से यहाँ से पूछ सकते हैं प्रबंधक से इनका। और डॉक्टर डी चक्रवर्ती से काफ़ी संपर्क करने की कोशिश किया, वो है नहीं, बोलते हैं कि हम है नहीं। तो फिर उन्होंने एडमिट जैसे ही हम लोग डिक्लेयर किए कि पेशेंट एक्सपायर किए हैं तो काफ़ी एग्रेसिव वे में वो लोग बिहेव किए। यहाँ तोड़ फोड़ भी हंगामा भी करे। कुछ हम लोग का नुकसान हुआ था, हम तो बाहर जाते लेकिन शीशा तोड़े, शीशा उसा तोड़े हैं, टाइल्स वगैरह भी कुछ तोड़े हैं। एक पेशेंट भर्ती हुई थी पांडरपल्ला से। जैसे परिजनों का कहना है कि सुबह से भर्ती कराए थे, फिर भी जो है इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया और उसका एक लिखित दिए हैं और डॉक्टर चटर्जी के विरुद्ध में FIR दर्ज हो रहा है। और अब बात अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक कारगिल विजय दिवस की, जिसमें शहीद हुए जवानों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज कारगिल विजय दिवस है। 1999 में पाकिस्तान के हमले को विफल करने के लिए हुई जंग में देश के कई वीर सपूत शहीद हुए थे। इनमें गुमला के 3 सपूत भी शहीद हुए। इनमें शहीद जॉन अगस्टियस एक्का, शहीद बिरसाओराम और शहीद विश्राम मुंडा शामिल हैं। जिले में आज भी इन शहीदों को पूरा सम्मान दिया जाता है, लेकिन सरकारी विभाग में ये शहीद आज भी गुमनाम है। सिरसई के रहने वाले बिरसाओराम कारगिल युद्ध में 2 सितंबर 1999 को शहीद हुए। वो बिहार रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे। शहीद होने के बाद बिरसाओराम के परिवार को ना तो घर मिला, न जमीन और न ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी। वहीं शहीद लांस नायक जॉन अगस्टियस एक्का के परिवार की भी बिल्कुल यही हालत है। आज भी परिवार सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में शहीदों का परिवार आज भी सरकार की ओर से मदद का इंतजार कर रहा है। द्वारा या स्टेट द्वारा जो मान सम्मान मिलना है वो मान सम्मान हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें भी जो शहीदों को जो मान सम्मान दिया जाता है वो दिया जाए। उनके लिए जो सुविधा दी जाती है वो हमें प्रदान की जाए। मेरा शादी 1988 में शादी हुआ था, उसके पहले ही उसका ज्वाइनिंग हुआ था। फिर जब भी कहीं लड़ाई में जाते थे और फिर सोमालिया भी गए थे, वहाँ से आए। उसके बाद में कारगिल युद्ध में लड़ाई के दौरान शहीद हुए और अभी तक मेरे लिए कोई प्रशासन कोई सम्मानित करते हैं ना, मैंने राजधानी में भी नहीं बुलाया जाता है। बोकारो में सिटी पार्क के शहीद उद्यान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कारगिल युद्ध में अलग अलग मोर्चों पर खड़े कैप्टन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
सभी ने शहीदों के वीर गाथाओं को याद कर उन्हें नमन किया। पांडे जो है, हम उधमपुर कारगिल युद्ध के टाइम थे, वहाँ हम लोग टेक्निकल में थे। जितनी फोर्स वगैरह की आती थी, गने वगैरह के जो है बैरल वगैरह चेंज करने में हम लोग सहयोग किए। 29 SLS सेकेंड लाइन सर्विसिंग में जैसलमेर बॉर्डर पर था और 99 के युद्ध में, उस समय कारगिल युद्ध में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जितने भी हो सके हम लोगों ने जितनी भी सहायता अपने फॉरवर्ड टीम को करने की कोशिश की। वहाँ से पार्क के इस प्रांगण में वीर शहीदों के लिए जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसी क्रम में हमारे जो जवान थे उनको हम याद कर रहे हैं कि उनकी क्या कुर्बानी दी थी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।